सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। कैंट रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मराठी यात्रियों का फूलों से किया स्वागत। सावन माह की तैयारियों का जायजा लेने सड़क पर उतरे वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल। केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस का जिला मुख्यालय सहित जगह जगह प्रदर्शन। और काशीवासी शुरू करेंगे ऑपरेशन बेलपत्र। बाबा विश्वनाथ के स्पष्ट दर्शन के बाजारीकरण के खिलाफ फूटा आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। लोकमान्य एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई से वाराणसी पहुंचे मराठी यात्रियों का कैंट रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुंबई से चलकर वाराणसी पहुंचे लोकमान्य एक्सप्रेस से आए मराठी यात्रियों कैंट रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हाथों में शिवाजी महाराज, वीर सावरकर और भारत माता की तस्वीर लोग लिए हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से आए यात्रियों का गुलाब के पंखुड़ियों की वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान तिलक लगाकर और मिठाई की खिलाकर पैर छूकर अतिथि देवो भव के तहत स्वागत किया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से आए मराठी यात्रियों का फूलों से वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिंदी भाषा पूरे राष्ट्र की एक भाषा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा आगामी निकाय चुनाव में राजनीतिक फायदे को लेने के लिए राष्ट्रभाषा का अपमान कर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यूपी बिहार के गए हुए बेरोजगारों पर अत्याचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि अगर मराठी भाषा नहीं आती तो आप महाराष्ट्र को छोड़कर चले जाओ। मारपीट की घटना सुनाई दे रही है। यह अत्यंत गंभीर विषय है क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है। वहीं महाराष्ट्र से यूपी लौटे एक युवक ने कहा कि हम लोगों को लगातार वहां पर मराठी न बोलने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा है। अगर हमें मराठी नहीं आती तो वहां पर कुछ लोगों के द्वारा हम पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदी भाषी लोगों को मारने पीटने का भी काम किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत है। महाराष्ट्र में मराठी बोलना अनिवार्य हो यह जरूरी नहीं है। युवक ने कहा कि यूपी बिहार सरकार हम लोगों के लिए बेरोजगार दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए, जिससे हम किसी को भी यहाँ से पलायन करके और रोटी के लिए महाराष्ट्र में न जाना पड़े। आज हम सब महाराष्ट्र से आए हुए इस जयनगर एक्सप्रेस में सभी मराठी बंधुओं का यहाँ पुष्प वर्षा करके, तिलक लगा के, अक्षत लगा के, मिष्ठान खिला करके उनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में कुछ तथाकथित नेता हिंदी भाषी और मराठी का विवाद उत्पन्न करके वोटों का ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक जमीन बचाना चाहते हैं, उनके विरोध में हम मराठी बंधुओं का स्वागत करके उनका स्वागत करें। श्री बाबा काशी विश्वनाथ धाम में कथित बाजारीकरण और आम श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी के खिलाफ काशीवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। काशीवासियों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हो रहे कथित बाजारीकरण और आम श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ऑपरेशन बेलपत्र नाम से एक जन आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य मंदिर में आस्था की मूल भावना को पुनर्स्थापित करना है। इस संदर्भ में बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में लोगों ने बताया कि आंदोलन उन लोगों की पीड़ा की आवाज़ है जो अपने ही शहर में अपने ही आराध्य से दूर होते जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में ऑपरेशन बेलपत्र से जुड़े वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर अब आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, काशी धर्म और आस्था की नगरी है। यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। यह शहर जिंदा है क्योंकि यहाँ बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का वास है। लेकिन अब यह आस्था मॉल में बदल गई है। गरीबों को लाइन में धक्का खाने के लिए छोड़ दिया गया और पैसे वालों के लिए विशेष व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि पहले लोग गंगा स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर बाबा के दरबार में अपनी बात रखने चले जाते थे। यह रिश्ता भक्त और भगवान का नहीं बल्कि पुत्र और पिता का था। लेकिन अब स्थिति यह है कि काशी के अपने ही लोग बाबा के गर्भगृह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि विश्वनाथ धाम के बनने के बाद व्यवस्था पूरी तरह अधिकारियों और बाहरी ठेकेदारों के हाथों में चली गई है। इन लोगों को काशी की संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी आए उन्होंने आर्थिक चश्मा लगाकर देखा और अपने फायदे के लिए व्यवस्था बनाई। अब गर्भगृह तक पहुंचना वीआईपी पास या भारी शुल्क से ही संभव है। मंदिर प्रशासन पर होटल मालिकों, दलालों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का कब्जा हो गया है। आम श्रद्धालु दूर कर दिए गए हैं। बाजारीकरण के खिलाफ उठती इस आवाज़ को जन आंदोलन में बदलने के लिए ऑपरेशन बेलपत्र अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत काशी के 1 लाख से अधिक परिवारों तक बेलपत्र पहुंचाया जाएगा। हर परिवार से मंदिर व्यवस्था को लेकर उनकी राय ली जाएगी और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि यदि सरकार और मंदिर प्रशासन इस जन भावना को नहीं समझते तो इस अभियान को न्यायालय तक ले जाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन बाबा की शुचिता, पवित्रता और आम श्रद्धालुओं की पहुँच को लेकर है।
यह धर्म युद्ध है। हम बाबा के पुत्र और अपने परम पिता के दरबार को बाजार बनने नहीं देंगे। उनका कहना है कि यह वही काशी है जिसका अस्तित्व तब से है जब इतिहास शब्द भी नहीं बना था। यह शहर न तो किसी सरकार ने बनाया, न किसी राजा ने, बल्कि यहाँ के लोगों की आस्था और साधना ने इसे जीवित रखा। लेकिन आज उन्हीं लोगों को उनके ही भगवान से दूर किया जा रहा है। ऑपरेशन बेलपत्र केवल विरोध नहीं बल्कि एक वैकल्पिक सोच भी है जो यह बताती है कि मंदिरों को आस्था केंद्र कैसे बने रहना चाहिए। यह आंदोलन आने वाले दिनों में धार्मिक व्यवस्थाओं और उनके संचालन पर एक बड़ा सवाल उठाने जा रहा है कि वहाँ पे स्पर्श दर्शन बंद किया जाए, वीआईपी कल्चर बंद किया जाए, जैसे आम जनता जा करके भोलेनाथ का दर्शन विधिवत कर सके और उस मंदिर की गर्भगृह की सुरक्षा पवित्रता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि वहाँ पे देखा गया है कि कोई बेल्ट पहन के चला जा रहा है, कोई किस दशा में है, जा करके भगवान को स्पर्श करना चाहता है और इस भीड़ में इतनी भगदड़ मच जाती है कि लोग भगवान के ऊपर भी गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं। अगर वो घायल हो गए तो उनका इलाज कैसे होगा, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, कौन कहाँ से आ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि मंदिर प्रशासन और वाराणसी प्रशासन स्पर्श दर्शन को बंद करे। केंद्र सरकार की मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को केंद्र ट्रेड यूनियनों व श्रम महासंघों द्वारा प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व श्रमिक महासंघों द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई 2025 को बुलाई गई देशव्यापी आम हड़ताल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों जंग संगठनों द्वारा बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिवाद कार्यक्रम के माध्यम से मांग किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित 4 श्रम संहिताएं लेबर कोड मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक संघर्षों और अकूत बलिदानों से हासिल अधिकारों पर हमला है। ये कोड मजदूर विरोधी और कारपोरेट व मालिकों के हित में है। सरकार इन्हें टुकड़ों में लागू कर रही है। ये चारों श्रम संहिताएं संपूर्णता में वापस ली जाएं और जिन पुराने श्रम कानूनों की जगह ये लाई गई हैं उन श्रम कानूनों को पुनर्स्थापित किया जाए। काम के घंटे 8 को पुनर्बहाल किया जाए। संसद से पारित जिन 3 काले कृषि कानूनों को किसानों ने 2020-21 में आंदोलन के बल पर केंद्र सरकार को वापस लेने के लिए बाध्य किया था, उन्हीं कानूनों को सरकार नई राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के रूप में पिछले दरवाजे से लागू कर रही है। इसे तत्काल रोका जाए, तत्कालीन किसान आंदोलन से किए गए वादों को पूरा किया जाए, कानूनी रूप से MSP की गारंटी की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है। पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को निजी हाथों में सौंपने का काम हो रहा है। यह घोर जन विरोधी कदम है। निजीकरण से बिजली महंगी होगी, कर्मियों की सेवा व आरक्षण प्रभावित होगा और फायदा निजी कंपनियों को होगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के निजीकरण का फैसला फौरन वापस ले तथा गरीबों को 200 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त दी जाए और अनाप शनाप बढ़े हुए फर्जी बिजली बिल पर रोक लगे। स्मार्ट मीटर योजना रद्द हो। उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 1 से 8 तक के 27,000 सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद कर रही है। छात्रों की कम संख्या होने की आधार बताकर उसे मर्जर व पेयरिंग का नाम दिया गया है। सरकार का यह फैसला गरीब व शिक्षा विरोधी है। पहले से ही 1/3 निरक्षरों वाले इस प्रदेश में गरीब बच्चे इस फैसले से शिक्षा से वंचित होंगे क्योंकि उन्हें दूर के सरकारी स्कूल या निकट के निजी स्कूल में भेजने से उनके अभिभावक समर्थ नहीं होंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर व गुणवत्ता बढ़ाकर छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मर्जर से शिक्षक, मिड डे मील, रसोईया व अन्य स्टाफ बेरोजगार होंगे। नई बहाली प्रभावित होगी। अतः विद्यालयों की मर्जर का फैसला अविलंब वापस लिया जाए। तो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, महिलाओं के ऊपर बड़े बड़े नारे देती है, फर्जी नारे दे रही है लगातार और महिलाओं के हक में कोई फैसला नहीं कर रही है। चाहे वो महिलाओं को ना तो बेरोजगारी की लंबी मार है, महिलाओं को रोजगार ये सरकार नहीं दे पा रही है, जिनके पास ये रोजगार है उनसे वो रोजगार छीन रही है। हम ये बात यहाँ पर कहने आए हैं कि हम महिलाओं के ऊपर शोषण नहीं सहेंगे। महिलाएं जो आशा बहनें हैं, महिलाएं जो रसोइयाँ हैं, उनको आप सरकारी कर्मचारी घोषित करिए, उनका जो बकाया है वो दीजिए। और योगी जी, हम आपसे विनम्रता से इस बात को कहने के लिए आए हैं कि सिर्फ आशा बहनों की मेहनतों, स्कीम वर्कर्स की जितनी मेहनत है उस पर फूल मत बरसाइए, आप उनको उनकी मजदूरी वाजिब दीजिए। और एक नारा है हमारा 8-8-8, यानी हर मजदूर ये चाहता है कि वो 8 घंटे काम करे, 8 घंटे आराम करे और 8 घंटे जो उसके शौक हैं उसके लिए पूरा करे। हमारी यही जो है मांग है सरकार। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कैंट रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया गया। वाराणसी कैंट स्टेशन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया।
कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेशन डायरेक्टर के कार्यालय के सामने रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार से 8वीं वेतन आयोग लागू होने की उन्होंने मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी 20 सूत्री मांग है, हम इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें निजीकरण से लेकर विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। इसको लेकर कई महीनों से हम लोगों का पत्राचार अधिकारियों से हो रहा है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हमारी मांगें नहीं मानेंगी तो हम आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 1/1/2026 से 8वां पे कमीशन लग जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी टाइम कम से कम 24 महीने का चाहिए। भारत सरकार ने जो है एक शुरुआत तो छोड़ दिया कि हम 8वां पे कमीशन देंगे, लेकिन उसके लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई कमेटी गठन नहीं किया गया है, इसीलिए यह कार्यक्रम हो रहा है। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं पूरी? हम लोग की मांगे ये है कि 1/1/2026 से हम लोगों का जो है रिवाइज वेतन कहने का मतलब के 8वां पे कमीशन लागू होना चाहिए। आज हम लोगों ने वेतन आयोग के गठन के लिए जल्द से जल्द जो है कमेटी का गठन किया जाए और उसके साथ ही साथ उसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाए और निजीकरण जो रेल में हो रहा है उसका जो है सख्त विरोध हम लोग करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को हड़ताल भी करना पड़े तो भी उसको करने के लिए तैयार रहेंगे। बुधवार को देशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में बिजली कर्मचारी भी शामिल हुए। देशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में बिजली कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि बिजली के निजीकरण के खिलाफ यह विरोध अब सिर्फ एक विभाग की आवाज नहीं रह गया, बल्कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें 25 करोड़ से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बनारस समेत पूरे पूर्वांचल में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन आज चरम पर दिखा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे इस विरोध में रेलवे, बैंक, LIC, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य केंद्रीय संगठनों ने भी समर्थन किया। बनारस के पावर हाउस, वितरण खंड कार्यालयों और बिजली स्टेशनों के सामने कर्मचारियों को जमावड़ा पूरे दिन जारी रहा। इस दौरान इंजीनियर माया शंकर तिवारी, इंजीनियर अनिल कुमार, इंजीनियर पंकज जायसवाल, राजेश सिंह, विजय नारायण हिटलर, सौरभ श्रीवास्तव, अंकुर पांडे, रविंद्र यादव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हाथों में तख्तियां, नारों में ललकार और चेहरों पर चेतावनी थी। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने यदि निजीकरण वापस नहीं लिया तो यह चेतावनी आगे चलकर निर्णायक संघर्ष में बदलेगी। ये लड़ाई साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के खिलाफ है। ये सर्वहारा वर्ग जो है पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जब पहले की व्यवस्था अच्छी थी, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया, शिक्षा का नेशनलाइजेशन किया गया, राजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया गया, जो पहले उत्पीड़न होता था साम्यवाद के खिलाफ, राजा की तरह लोग व्यवहार करते थे। आज उसी तरह से उद्योगपतियों के घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। इस सरकार को राय देने वाले IAS प्रबंधन है। जो भी IAS प्रबंधन आज ये बैठे हुए हैं, ये किसी की भी संपत्ति 500 करोड़ रुपया से कम नहीं है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी IAS हैं, चाहे डॉक्टर आशीष गोयल हों, पंकज जी हों या जितने MD लोग हों, सबकी व्यक्तिगत पूंजी की जांच कराई जाए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन माह में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रावण माह में श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन के सामने निरीक्षण कर ट्रैफिक, साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सड़क खुदाई और गंदगी को तुरंत साफ किया जाए, श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई रुकावट न आए, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कमिश्नर ने चेतावनी दी कि सड़क पर वाहन खड़ा कर ट्रैफिक बाधित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, डग्गामार वाहनों को सीज किया जाए। रोडवेज की बसें भी यदि तय स्थान से हटकर सड़क पर सवारी भर्ती पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर डग्गामार वाहनों की लगातार जाँच कराई जाएगी। कमिश्नर अग्रवाल ने कहा कि सावन में श्री काशी विश्वनाथ में कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। श्रद्धालुओं को किसी असुविधा से बचाने के लिए पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज किया जा रहा है। धार्मिक नगरी में वेश्यावृत्ति के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने जिले भर में विशेष अभियान चलाते हुए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कई लॉज, होटल और स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे रैकेट का खुलासा किया गया था। अब गुप्त सूचनाओं के आधार पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बनारस में आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उसके मद्देनजर पूरे शहर में एक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु आए उनको सुगम
दर्शन हो, कहीं किसी तरह का उन्हें जाम इत्यादि का सामना न करना पड़े, उसके मद्देनज़र आज कैंट रेलवे स्टेशन और जो यहाँ का जो बस अड्डा है उसके सामने सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और जो कमियां यहाँ पर पाई गई हैं संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में निर्देशित किया गया है, थाने को निर्देशित किया गया है, ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया है और जो रोडवेज़ के अधिकारी हैं उनको भी चेतावनी दी गई है, यदि उनकी बसें रोड पर खड़ी होकर के रोड को जाम करेंगी, वहाँ पर सवारियों को भरेंगी तो उनके विरुद्ध भी FIR लिख के कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हमारी कई जगह सड़क खुदी हुई है तो संबंधित निर्माण एजेंसी से कहा गया है कि सावन से पहले, मतलब 11 तारीख को सावन आरंभ हो रहा है, उससे पहले इन सड़कों को दुरुस्त कर दें, इनकी मरम्मत कर दें ताकि यातायात सुगम रूप से चलता रहे। सिटी चैनल द्वारा हैदराबाद गेट के पास व्याप्त सीवर समस्या पर दिखाए गए रिपोर्ट के असर के चलते बुधवार को जनरेटर लगाकर क्षेत्र में सीवर की सफाई का कार्य शुरू हुआ। हैदराबाद गेट के पास व्याप्त सीवर की समस्या को लेकर सिटी चैनल द्वारा दिखाए गए रिपोर्ट का असर दिखने लगा है। खबर का असर ऐसा हुआ कि बुधवार को जनरेटर लगाकर पानी की साफ सफाई की गई। वहीं क्षेत्र के पार्षद ने बताया कि बरसात खत्म होने के बाद लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से नाला बनेगा, जिसकी स्वीकृति हो गई है। वहीं अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया कि इस पर घोर लापरवाही नगर निगम के अधिकारियों की है, क्योंकि यही हैदराबाद गेट से कुछ दूरी पर IIT BHU के विद्यार्थी इसी पानी से आते जाते रहते हैं और यहाँ पर होटल भी है जो कि लोग यहाँ पर रुकते हैं और बाबा विश्वनाथ धाम के लिए इसी सीवर के पानी से होकर गुजरते हैं। कहीं न कहीं यह संबंधित विभागों के अधिकारियों पर भी सवालिया निशान बनाता है। वहीं इस नाले की सफाई का कुछ समय पूर्व में किसी फॉर्म को लेकर भारी भरकम टेंडर मिला था, जिसमें नाले की सफाई, नाले की मरम्मत, सिल्ट का निस्तारण आदि रहा, मगर ठेकेदार द्वारा कहीं सफाई करवाई गई और कहीं सिल्ट ऐसे ही नाले के पास छोड़ दिया गया। बाद में बारिश की वजह से सिल्ट पुनः इसी नाले में समा गया। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। जलकल और सामान विभाग के अधिकारी ये लोग आए हुए हैं, अधिकारी और ठेकेदार, और इसको सुपर साकर मशीन से साथ जेटिंग मशीन और ये पंप लगाकर पूरा पानी इसको निकलवाने का कार्य किया जा रहा है ताकि ये पानी सूख जाए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त माननीय महापौर जी के सहयोग से और लगभग ये नाला भी करौदी से बाईपास तक पास हो गया है, लगभग 18 करोड़ के बजट का लगभग ये पास है। और अगर बरसात के बाद अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो इसका कार्य चालू हो जाएगा, तो जो हम लोगों की पानी की समस्या है सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। अगर जनता उग्र हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी, मोदी योगी की सिपाही अपने पे आ जाएंगे, तो इसी पानी से नगर निगम के अधिकारियों को नहलाने का काम करेंगे। सेंट्रल और सरकार जो भाजपा की चल रही है, उसके बाद जो अधिकारी नहीं, अधिकारी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो अपने को 27 के अनुसार देख रहे हैं, 27 की सत्ता घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, जब तक एक नन्हा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, इन अधिकारियों को काम करने का तरीका अपने अंदाज में बताएगा। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुहर्रम की 12वीं तारीख पर शहर के अलग अलग इलाकों से तीजे का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम की 12वीं तारीख को शहर के अलग अलग इलाके से तीजे का जुलूस निकाला गया। इस दौरान घरों में मजलिसें हुई, फातिहा पढ़ी गई। सुबह से ही शहर में इमाम हुसैन की याद में मजलिसें हुई, इनमें ख्वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं दोपहर बाद से इमाम चौक और इमाम बाड़ों से आलम के जुलूस इमाम की तीजे के सिलसिले से निकलना शुरू हुए। घरों में शीरीनी और मालिदे और दूध पर फातिहा कराकर इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश की गई। दरगाह फतमान और सदर इमाम बाड़े में भी इमाम हुसैन के रौजा पर भारी संख्या में लोग जियारत करने पहुंचे। तीजा पर मंगलवार को शाम के समय लल्लापुरा से फातमान तक मेला लगा था। यहां सैकड़ों लोग पहुंचे थे। हम सभी लोगों का अपने लाइफ से इस्तेमाल करते हैं। लग रहा है कि हाँ आज आप हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। आप लोग जो है सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग से तमाम लोग जितने भी लोग आए हैं, हम कई बार अजमान फैलान और बेचारा लोग और उधर भी है, धर्म भाई भी है। चलो अच्छा सब कोई रहो, बतौर भी बहुत से है। श्री सर्वश्री समूह संस्थान देवस्थानम का 64वां 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन बुधवार को प्रारंभ हुआ। श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम का 3 दिवसीय अखिल भारतीय 64वां वार्षिकोत्सव अधिवेशन का बुधवार से शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर देश के कोने कोने से आश्रम के अनुयायियों को आने का क्रम शुरू हो चुका है। अधिवेशन के पहले दिन श्री सर्वेश्वरी समूह के मंत्री डॉक्टर SP सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि विश्व की विशुद्ध सामाजिक आध्यात्मिक संस्था श्री सर्वेश्वरी समूह के अधिकाधिक जनसेवा कार्यक्रम पर्यावरण और चिकित्सा सेवा से संबंधित हैं। इस वर्ष 93,082 से ज्यादा रोगियों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण कर उन्हें दवा दी गई। समूह द्वारा दी जाने वाली अधिकांश चिकित्सा सेवा, चाहे वह महाकुष्ठ के रोगियों को भर्ती कर इलाज करना हो, सुदूर संसाधन विहीन व वनवासी क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से हो, या फिर आधुनिक चिकित्सा के लिए पहली बनी मिर्गी चिकित्सा हो, सब आयुर्वेद व फकीरी औषधियों के साथ साथ अन्य चिकित्सा पद्धतियों से की गई। कुष्ठ सेवा के लिए तो अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम का नाम गिनीज बुक, लिम्का बुक इत्यादि प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों द्वारा दर्ज है।
उन्होंने आगे कहा कि आज पर्यावरणीय संकट गहराता जा रहा है और खाद्य अशुद्धि के जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आजकल की आधुनिक जीवन शैली व मिलावटी खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से संस्था द्वारा जनमानस को बचाने का निरंतर सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी परिदृश्य में गौ सेवा भी की जा रही है। नवीन कृषि तकनीकी से लोगों को अवगत कराना भी संस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस वर्ष संस्था द्वारा किए गए 15,000 से अधिक वृक्षारोपण का उद्देश्य है कि प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण हो सके और साथ ही मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। इसी कड़ी में हिमालय से लाकर ब्रह्मनिष्ठालय सोगड़ा आश्रम में लगाए गए बांज वृक्षों के माध्यम से स्थानीय जैव विविधता, जल धारण एवं मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का विशेष प्रयास किया गया है। श्री सर्वश्री समूह का मूल उद्देश्य है जनसेवा। यहाँ जनसेवा का अर्थ बहुत ही व्यापक है, इसलिए इसके अंतर्गत आने वाले सेवा कार्यों को सूचीबद्ध करना अत्यंत कठिन है या यूं कहें कि असंभव है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ जनसेवा का तात्पर्य उन सभी संभावित कार्यों से है जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध मानव जगत के उत्थान से है। यह सेवा व्यक्तिगत स्तर से लेकर गांव, समुदाय और वस्तुतः संपूर्ण पर्यावरण के विभिन्न घटकों के संरक्षण और संवर्धन तक की जाती है। इस अवसर पर श्री सर्वश्री समूह के उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह, अवधूत भगवान रामकृष्ण सेवा आश्रम के प्रमुख वैद्य बैकुंठनाथ पांडे, संस्था के प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर वामदेव पांडे, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह भी उपस्थित थे। धर्म ही है, वो न लड़ाई कराता है, न दुराव कराता है, न झगड़ा कराता है, न मारकाट कराता है। अधर्मी है, ये सब वही कराता है। गुरुजी पिछले दिनों मुरारी बापू यहाँ पर आए थे कथा करने के लिए और उनकी पत्नी का देहांत 3 दिन पहले हुआ था। ऐसे में उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किया, जिसका काशीवासियों ने विरोध किया। क्या ये सही था? अरे ईश्वर की आप 24 घंटा कभी भी साल भर उपासना कर सकते हैं। अब लोग बुरा मानते न जाएं, अच्छा मानते हैं तो ठीक है, अपने अपने मानने पर है। श्री दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ रविदास घाट में बुधवार से 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। रविदास घाट लंका से श्री दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल 8 बजे श्री दुर्गा माता छाया शक्तिपीठ की संस्थापिका देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने श्री रामचरितमानस की पोथी और मानस का पाठ करने वाले रामायणियों का पूजन अर्चन करके किया। इसके पश्चात संगीतमय अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ। मानस के दोहे एवं चौपाइयों को शक्तिपीठ गूंज उठा। श्री दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ की संस्थापिका एवं देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है। अगर भावपूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो सभी सुखों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। सावन महोत्सव में मानस पाठ का बहुत ही महत्व है। भगवान शंकर इससे जल्द ही प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि कल प्रातः 8 बजे गुरु का चरण पादुका पूजन एवं 9 बजे दंडी सन्यासियों का भंडारा होगा। इस अवसर पर मानस का पाठ करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई थी। हम एक पौधे को जीवन देंगे तो वह भविष्य में वृक्ष बनकर हमें जीवन देगा के संदेश के साथ नमामि गंगे ने पौधारोपण अभियान चलाया। हम एक पौधे को जीवन देंगे तो वह भविष्य में वृक्ष बनकर हमें भी जीवन देगा। इस संदेश के साथ नमामि गंगे ने बुधवार 9 जुलाई को प्रदेशव्यापी पौधारोपण अभियान के तहत कबीर चौरा स्थित कंपोजिट विद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ मिलकर हरित आवरण में वृद्धि के लिए मां के नाम पौधारोपण किया। धरती की हरितिमा व नदी पुनरुद्धार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए संकल्प के अनुरूप विद्यालय परिसर में नीम, आम, पीपल, तुलसी, एलोवेरा, अमरूद, शरीफा जैसे पौधे रोपित किए। हरित भरा की चिंता में छात्र छात्राओं की सहभागिता के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने आह्वान किया कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणाम आज सबके सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर दुनिया चिंतित है। अगर इसे संतुलित नहीं किया गया तो भूस्खलन, अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी अन्य समस्याएं हमारे सामने होंगी। धरती माता को पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। इसके लिए वन आच्छादन को बढ़ाना आवश्यक है। पौधारोपण मिशन की सफलता तभी सार्थक होगी जब रोपित पौधों के पोषित होने के प्रति भी वर्ष भर अतिशय उत्साह बना रहे। पौधों का लगना जरूरी है, पर बचा रहना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, प्रधानाचार्य मधु सिंह, महानगर संयोजिका सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, शिक्षा मित्र राजीव शंकर तिवारी एवं
सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। पौधारोपण अभियान की सफलता की सार्थकता साबित करें, पौधे लगाएं और उनका संरक्षण भी करें। पौधा लगना तो जरूरी है, पर पौधों का बचना बेहद महत्वपूर्ण है। हम संकल्प लें कि हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियों के तट पर, नदियों के किनारे कोई गंदगी नहीं करेंगे। नदियों का जो तट है उसको वन से आच्छादित करेंगे, ताकि हमारी नदियाँ जो हमें जीवन देती हैं, हमारे पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, उनका अस्तित्व बना रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद वातावरण मिले। काशी वंदना सांस्कृतिक कार्यक्रम ईशान घोष के गायन ने दर्शकों का मन मोह लिया। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त असराज निगम की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में नई वाराणसी के ईशान घोष का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग यमन विलंबित लय में बड़ा ख्याल गाया, जिसके बोल थे मन बावरा मोर। तत्पश्चात राग यमन में भजन गणपति गजानन प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी तथा अंत में श्री कृष्ण जी के भजन से कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ हारमोनियम पर हर्षित पाल और तबला पर पीयूष कुमार ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने दिया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। स्थापना दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद रामनगर शाखा द्वारा गरीबों और असहायों में छाता एवं अन्य जरूरी सामानों का वितरण किया गया। रामनगर में भारत विकास परिषद रामनगर शाखा द्वारा परिषद की स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को गरीबों और असहायों में छाता एवं अन्य जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। इस अवसर पर परिषद के लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रांतीय अध्यक्ष अजीत मल्होत्रा, प्रांतीय संगठन मंत्री अनिल कुमार, रामनगर शाखा के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, सेवा प्रकल्प प्रभारी अशोक कुमार गुप्ता, अमरेश कुशवाहा, अर्चना पांडे, गायंती देवी, नीरज गुप्ता, अरुण घोष, आरपी सिंह, डॉक्टर विजय, आनंद तिवारी, अमरेश कुशवाहा, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, कवि पूनम पांडे, सुषमा कुमारिया, ऋतु राजेश आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।